Hello everyone, I welcome you here again. So today we have Miss Vrinda Gupta with us. So welcome Vrinda. Thank you. So we'll start with your academic journey first. Please tell us. Yeah. So, hi, I'm a PhD research scholar at IIT Delhi, and I'm working on financial cycles and monetary policy impairment. So, the thing is that my journey has been great so far. I'm in my fifth year, and I am going to submit my PhD thesis in a few weeks. And so, I'm going to talk about what different opportunities we have as PhD scholars. So PhD is a very long term commitment. It's not like master's degree की 2 साल में हो गया. So proper dedication चाहिए. सबसे बड़ा important चीज है we need patience. कि एक ही टॉपिक पे काम करना है. So of course क्या होता है बहुत बार कि हम demotivated हो जाते हैं. अब क्या होता है PhD है, publication चाहिए, पेपर लिखते हैं, सबमिट करते हैं, बट क्या है रिजेक्ट हो जाता है बहुत बार. सो हम लोग क्या होता है पेशेंस लूज होने लगती है यार एक्सेप्ट नहीं हुआ 3-4 महीने ले लिए. सो आई थिंक पेशेंस इज द की. मेरा जो पहला पेपर था जो अब एक ए कैटेगरी के अच्छे जर्नल में पब्लिश है, तो इट वेंट थ्रू 4 रिजेक्शंस. मतलब पूरा साल भर से ऊपर इट टुक, बट एट द एंड ऑफ द डे इट गॉट पब्लिश्ड इन अ गुड जर्नल. सो व्हाट आई मीन टू से इज दैट पेशेंस इज द की. और पीएचडी में क्या है कि क्योंकि लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है और मोटिवेटेड सबसे इम्पोर्टेंट है खुद को रखना. दूसरी चीज क्या है कि और बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं जो हम लोग देख सकते हैं. मतलब ऑफ कोर्स अब आपका रिसर्च टॉपिक है तो मैं यहाँ बात करूंगी कि जैसे हम लोग एक काम कर रहे थे मॉनेटरी पॉलिसी पे और फाइनेंशियल साइकिल्स कैसे उन्हें इम्पैक्ट कर सकती है. सो हम लोग को लगा कि क्यों ना आरबीआई को एक प्रपोजल भेजा जाए इस पे. और क्योंकि आरबीआई क्या है कि ऑफ कोर्स वी नो सेंट्रल बैंक है इंडिया का, मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्मुलेट करता है. सो हम लोग को ऐसा लगा, मुझे और मेरे सुपरवाइजर को, एंड माय सुपरवाइजर, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पीएचडी में अगर सुपरवाइजर अच्छा मिल जाए मतलब आई थिंक उससे वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि एटलीस्ट आपका सुपरवाइजर है आपको बहुत मोटिवेटेड रखे. मतलब अगर हर बार आपका सुपरवाइजर आप कुछ लेके जाए आइडिया प्रेजेंट करे और वो बहुत डीमोटिवेटिंग हो तो खुद को स्ट्रॉन्ग रखना बहुत मुश्किल हो जाता है. क्योंकि अगेन इट्स अ 5 ईयर लॉन्ग, कम से कम 5 साल लगते हैं पीएचडी करने में मिनिमम. सो वो है. सो मैं अपने सर से बात कर रही थी तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना एक आरबीआई को प्रपोजल लिखा जाए इस पे क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी का इशू है. तो हम लोगों ने प्रपोजल तैयार करा. मतलब हम लोग एक पेपर लिख रहे थे ऑलरेडी उस पे, तो हमने उसको थोड़ा सा चेंज करा, थोड़ा कंसेप्ट थोड़ा सा उसको वो करा और एक प्रपोजल लिखा. सो एंड दैट प्रपोजल वाज लाइक वेल अप्रिशिएटेड बाय आरबीआई पीपल एंड इट टुक अस अराउंड 3 months बट दैट प्रपोजल वाज अप्रूव्ड फाइनली. सो उसमें क्या था कि हम लोगों ने एक प्रपोजल सेंड किया, फिर उन्होंने थोड़ा सा रिविजन बोला उसमें करने के लिए एंड देन वी हैड टू प्रेजेंट इट. आरबीआई के काफी लोग थे और प्रेजेंटेशन थी एंड देन finally it got approved after 3 to 4 weeks after the presentation. So that is a good opportunity. इससे क्या होता है आपका सीवी बिल्ड होता है, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग चीज है. सेकेंडली एक एक्सपोजर मिलता है. थर्डली क्या है कि आप ये रिसर्च का एरिया है एंड यू नो एवरीवन इज बिल्डिंग देयर नेम. सो अगर आरबीआई की स्टडी है आपका नाम आ जाता है तो इट बिकम्स मतलब एकेडमिक सर्कल में आपको लोग क्या है ना जानने लगते हैं क्योंकि Yes, आपको absolutely. पता है पेपर्स. एग्जैक्टली. सो पेपर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिससे आपके अच्छे पेपर्स होंगे आपके एरिया पे 3-4-5 पेपर होंगे उससे बहुत फर्क पड़ता है. आपके रिज्यूमे में फर्क पड़ता है प्लस क्या होता है आप कॉन्फ्रेंस में जाते हैं प्रेजेंट करने तो क्या है कि लोग आपको देखते हैं कि अच्छा ये इंसान है ऐसे एरिया पे काम कर रहा है. कोलैबोरेशन कर सकते हैं आप, जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपको. क्योंकि मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जो 3-4 कॉन्फ्रेंस में गए तो उनको से एक एक ही बंदा था मतलब जो उन्हें 3-4 बार टकराया उसमें एंड फाइनली वो इतना खुश हो गया उनके काम से कि ही गिव द पर्सन एन अपॉर्चुनिटी कि आप पोस्ट डॉक करें हमारे साथ आके. एंड इट वाज अ मतलब विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी जो है यूएस में उन्हीं के प्रोफेसर थे वो. सो इस तरह से यू नो हम लोग अपना एक वो बढ़ा सकते हैं. और सेकेंड थिंग है कि आजकल बहुत कोर्सेज हो गए हैं ऑनलाइन, लिंक्डइन पे भी बहुत कोर्सेज अवेलेबल हैं. सो आई थिंक वो हमें जरूर देखने चाहिए क्योंकि उसमें क्या होता है कि जैसे मैटलैब है, आर है, स्टेटा है, ये चीजें जो हमें
इकोनोमेट्रिक सॉफ्टवेयर होते हैं, तो ये कॉर्सेरा वगैरह है, वेबसाइट्स वगैरह, इस पे भी हम लोग सीख सकते हैं, क्योंकि आप देखें आजकल मशीन लर्निंग, डेटा एनालिसिस का बहुत ज्यादा चलन है. सो इट डेफिनेटली एड्स टू योर रिज्यूमे एंड प्रोफाइल अच्छा करता है, जॉब मिलने में बहुत आसानी होती है. मतलब मेरे अभी रिसेंटली जॉब क्रैक करा है, तो ये बहुत ज्यादा इस पे फोकस होता है कि आपको कितने इकोनोमेट्रिक टूल्स आते हैं, कितना आप कर सकते हैं. सो दिस हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई थिंक ये करते रहना, मतलब आपका प्रोफाइल स्ट्रांग होता है, स्किल्स आते हैं आप में, और ऑफ कोर्स जॉब में आपको बहुत हेल्प करता है. सो आई थिंक ये करना है चाहिए. एंड ऑफ कोर्स कॉन्फ्रेंस है, तो इकोनॉमिक्स करके एक वेबसाइट है, इकोनॉमिक्स के लिए मैं आपको बता सकती हूँ. वहां Okay. पर क्या है कि फेलोशिप्स हैं, इकोनॉमिक्स की कॉन्फ्रेंसेज हैं, मतलब आप देख सकते हैं वहां पे दर्जन कॉन्फ्रेंसेज आती हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, नेशनल इंटरनेशनल दोनों. तो आई थिंक वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट साइट है, आप उसे चेक करते रहिए, क्योंकि उस पे पीएचडी के, अगर आप पीएचडी करना चाह रहे हैं तो प्रोजेक्ट बेस्ड जो पीएचडी होती है उनकी बहुत अपॉर्चुनिटीज आती हैं. सो क्या है ना, एक ही वेबसाइट पे जाके आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं, तो आप वो जरूर देख सकते हैं. मैंने भी मैं एक कॉन्फ्रेंस में गई थी अपना पेपर प्रेजेंट करने, अभी फेब में ही वियना गई थी मैं, वियना यूनिवर्सिटी ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस. सो वहां पर मेरा काम काफी अप्रिशिएट करा गया. सो वो मैंने इकोनॉमिक्स के जरिए ही उस वेबसाइट को देखा था. सो यहाँ क्या है कि आईआईटी तो एक वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि अगेन क्या होता है कि एकेडमिक सर्कल है, वहां पर इतने सारे लोग आते हैं प्रेजेंट करने, आपको एक्सपोजर मिलता है, कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, फिर अगेन लोग आपको जानते हैं. सो आई थिंक इस तरह की अपॉर्चुनिटीज हैं, आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है. और अगर आपका किसी भी रीजन से आप इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं जा सकते, तो नेशनल कॉन्फ्रेंसेज ही बहुत है. अब दिल्ली में मैं देखूं तो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, आईएसआई है, इस तरह के कितने इंस्टीट्यूट है जहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस होती ही है, एनुअल कॉन्फ्रेंसेस, एसएयू है, वहां पे होती है. सो वहां पे हम लोग जरूर, मतलब कॉन्फ्रेंसेस को अपना पेपर जो लिखते हैं या फिर चैप्टर भी लिखते हैं थीसिस का, तो आई थिंक सबमिट करना बहुत जरूरी हो जाता है फॉर द सिमिलर रीजन. तो इस तरह से हम लोग डेफिनेटली कर सकते हैं. ओके और मैम, जैसे जी. आपने बताया रिसेंटली आप जॉब के लिए अप्लाई कर रही थी, तो एक हम्म. फ्रेश पीएचडी स्कॉलर whoever applies हम्म. for a any kind of हम्म. job profile, so which kind of हम्म. things they look for from the candidate side? resume points क्या होना चाहिए? what are the things they look for? थोड़ा शेयर करना ओके. चाहिए. जी जी बिल्कुल. सो क्या है, पेपर पब्लिकेशन पे बहुत फोकस हो गया है रिसेंटली. क्या है कि पीएचडी के, क्या आप देखेंगे तो सालों साल बहुत ग्रेजुएट्स पीएचडी करते हैं और आते हैं. डिफरेंस क्या होता है कि एक है आप थीसिस आपने लिख दी है, ठीक है, आप पीएचडी कर चुके हैं, सो ऑफ कोर्स वो एक चीज है, बट आपकी जो आपने काम करा है वो पब्लिशेबल है या नहीं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है. सो आप जॉब के लिए जाते हैं, अगर आपके पास पब्लिकेशंस है, आप फर्स्ट ऑथर है पब्लिकेशन में, आपके पास इनफैक्ट 16 पब्लिकेशंस है, तो वो एक बहुत बड़ा, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है. सेकंड मैं कहूंगी कॉन्फ्रेंसेस, अगर आपके पास इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस वगैरह हैं, जैसे डीयू में है, कॉन्फ्रेंसेस के अलग से कोई पॉइंट्स नहीं होते, पेपर्स के जैसे पॉइंट्स होते हैं अगर आप डीयू में जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए. लेकिन कॉन्फ्रेंसेस अगेन दिखाते हैं कि आपने अपना पेपर जो है वो प्रेजेंट किया है ऑडियंस के आगे, आप में एक्सपोजर है, आपका कॉन्फिडेंस लगता है, ये दिखाता है कि अच्छा आपका पेपर सिलेक्ट हुआ है किसी कॉन्फ्रेंस के लिए, तो वो एक सिलेक्शन क्राइटेरिया में अपने आप एक चीज आ जाती है. सो दैट इज इंपॉर्टेंट. थर्डली मैं कहूंगी कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह आपको दिखते हैं, जैसे अब आप फ्रीलांस, आजकल बहुत फ्रीलांस का चलन है. सो मेरे इंस्टीट्यूट में थोड़ा सा इशू है कि हम लोग फ्रीलांस ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे इंस्टीट्यूट से फेलोशिप मिलती है. बट ऐसी बहुत जगह हैं, जैसे आप डीएससी जेएनयू से अगर पीएचडी कर रहे हैं, आईएसआई का मुझे आइडिया नहीं है, बट मे बी वहां भी हो, तो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, तो वो बहुत हेल्प करता है. आपने शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स करे हैं, 3 4 5 महीने के, 6 महीने के प्रोजेक्ट्स करे हैं, वो आपके सीवी को अगेन बहुत बिल्ड करता है. तो इस तरह की चीजें जो हैं, और ऑफ कोर्स आपका पास्ट रिसर्च एक्सपीरियंस, तो कि आपने कहाँ काम करा है, वहां पे पब्लिकेशन है या नहीं है, किन लोगों के साथ काम करा है, ऑफ कोर्स आपके मास्टर्स में मार्क्स है, पीएचडी में कोर्स वर्क में कितने मार्क्स हैं. तो आई थिंक ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. एक चीज और है, इकोनोमेट्रिक्स, मैं कहूंगी इकोनोमेट्रिक्स के जो टूल्स हैं, जैसे स्टेटा है, आर है, ईव्यूज है, मैटलैब है, तो Yes. इन चीजों पे भी मतलब आपसे पूछा जाता है कि आपको आता है, बिकॉज ऑफ कोर्स दी कम इन वेरी हैंडी. अब कोई आप पेपर लिख रहे हैं, एनालिसिस करना है, तो एनालिसिस के लिए आपको एटलीस्ट टूल्स आने चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए उनकी.
So I think these are the points which play important role. Okay. Thank you so much, ma'am, for sharing your Thank learning you. and experience with all of Thank us. So is there Thank you. anything else? Is there anything else you want to share with all the viewers? Last words? Yeah, yes. Last words are, so PhD is a long journey. So demotivated होने के 1000 कारण होते हैं, but motivated रहिए, because जब आप उसे खत्म करके उसको छूने वाले होते हैं, तो जो फीलिंग होती है ना, वो एक्सेप्शनल फीलिंग होती है. So what I mean to say is that it's very important to keep yourself motivated. Read as much as you can. ये नहीं है कि हमें बस टॉपिक पे रीड करना है. आपको कुछ रैंडम मिल रहा है ना, आप रीड करिए. मतलब आई थिंक एंड यू शुड रियली एंजॉय दैट जर्नी, क्योंकि आप एक ही बार, मतलब आप मास्टर्स में भी आजकल 2 मास्टर्स कर लेंगे, ये कर लेंगे, बट ये एक जर्नी है, ये बहुत यूनिक है. तो एंजॉय इट एंड ऑफ कोर्स वर्क फॉर इट. दैट्स इट. थैंक यू. Okay. Thank you so much for sharing your learning Thank with you. us. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you.